आज हम फ्लेमिंगो बुक के अंतर्गत प्रोज में पहला जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, उस चैप्टर के विषय में डिस्कस करेंगे, उस चैप्टर के विषय में पढ़ना शुरू करेंगे। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर से संबंधित बैकग्राउंड के विषय में कुछ बातें बताई थी और लेखक के विषय में भी कुछ बातें बताई थी, और ये सारी बातें मैंने एक इंट्रोडक्शन के तहत बताई थी। आशा करता हूँ आपने वो वीडियो देखा होगा, और यदि आपने वो वीडियो न देखा हो तो वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पे उसका लिंक दे दूंगा और उस पे आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज सबसे पहले हम जान लेते हैं लेखक के विषय में, थोड़ी बात और जान लेते हैं। द लास्ट लेसन। अल्फोंसी डॉडेट 1847-1897 वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट। अल्फोंसी डॉडेट, जिनका जन्म 1840 में हुआ, मृत्यु 1897 में हुई, ये एक फ्रांस के उपन्यासकार थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और एक संक्षिप्त कहानीकार भी थे। The Last Lesson is set in the days of Franco-Prussian War 1870-1871। सन 1870 और 71 के बीच फ्रांस में और प्रशिया में युद्ध चल रहा था, युद्ध हुआ था। उसी समय की घटना को इस चैप्टर में दिखाया गया है। इन विच, जिसमें कि फ्रांस वॉज डिफीटेड, फ्रांस को हार मिल जाती है, हरा दिया जाता है, बाई प्रशिया, प्रशिया के द्वारा, लेड बाई बिस्मार्क, बिस्मार्क के नेतृत्व में। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। उस समय प्रशिया के अंतर्गत जो जो देश आते थे उनमें कौन कौन से राष्ट्र शामिल थे? जर्मनी था, पोलैंड था, एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स भी थे, कुछ हिस्से भी थे। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। इस कहानी में यह बताया गया है कि फ्रांस की दो टेरिटरीज थी, दो क्षेत्र थे, अल्सास और लॉरेन। इन दोनों ही क्षेत्रों के शहरों पर क्या हुआ? हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स, अधिकार हो गया प्रशिया का, यानी ये प्रशिया के हाथों में चले गए, प्रशिया का इस पर अधिकार हो गया। चलिए शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ आई का जो प्रयोग किया गया है वो नैरेटर के लिए किया गया है, और नैरेटर कौन है? नैरेटर एक छोटा बच्चा है, स्टूडेंट है, जिसका नाम है फ्रांच। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस दिन सुबह मैंने स्कूल के लिए बहुत देरी कर दी, मतलब स्कूल जाने के लिए मैंने बहुत देरी कर दी। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मैं अत्यधिक भयभीत था। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, इसका मतलब होता है भयभीत होना, ऑफ ए स्कोल्डिंग, किसका मुझे डर लग रहा था? स्कोल्डिंग, डांट का, फटकार का, स्पेशली, विशेष रूप से। क्यों डर लग रहा था? बिकॉज, क्योंकि M.H. हैमिल, एम का मतलब मिस्टर, हम मान सकते हैं यहाँ पे मिस्टर हैमिल हैड सेड, क्योंकि मिस्टर हैमिल ने ये कहा था, सेड, क्या कहा था? दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वह हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, किस पर? पार्टिसिपल्स पर। ये पार्टिसिपल्स जिस प्रकार आप लोग ग्रामर में चैप्टर पढ़ते हैं उसी तरह फ्रेंच लैंग्वेज में भी ये चैप्टर होता है। तो M.H. हैमिल ने अपने स्टूडेंट से कहा था कि मैं अगले दिन पार्टिसिपल्स पर क्या करूंगा? सवाल करूंगा। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, मुझे नहीं पता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, उन पार्टिसिपल्स के विषय में मुझे पहला शब्द भी नहीं आता था, यानी मुझे कुछ भी नहीं आता था। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने सोचा भाग जाना। रनिंग अवे मीन्स भाग जाना, थॉट ऑफ सोचा के विषय में, मैंने सोचा, किसके विषय में सोचा? रनिंग अवे, भाग जाने के विषय में सोचा। एंड स्पेंडिंग, और ये भी सोचा कि मैं क्या करूं? स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, घर के बाहर
यानी ना मैं स्कूल जाऊं ना घर जाऊं, घर से बाहर जा करके दिन में अपना बिताऊं, वहां पर अपना समय व्यतीत करूं। ये मेरे दिमाग में एक विचार आया। ये फ्रांस जो इस कहानी का नैरेटर है वह हमको बता रहा है कि उसके माइंड में कौन कौन सा आइडिया उस समय आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। बाहर यानी इट का जो प्रयोग किया गया, ये किसके लिए किया गया है? बाहर के मौसम के लिए। ये जो मौसम था ये बहुत ही वार्म था। इट वॉज सो वार्म, अत्यधिक गर्म था। अत्यधिक गर्म का मतलब है यहाँ पर कि फ्रांस में सो वार्म का मतलब बहुत गर्मी नहीं होती है, वहां मौसम सुहावना होता है। फरवरी और मार्च के बीच का जो टाइम होता है उस समय जो सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा ना गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। ठीक वैसा ही मौसम यहाँ भी, ये उसी तरह के मौसम के विषय में यहाँ नैरेटर बता रहा है। सो ब्राइट, बहुत धूप अच्छी खासी निकल रही थी। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। पेड़ों की टहनियों के बाहरी छोर पर बैठ करके ये जो चिड़िया थी ये चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, एक फील्ड था, उस फील्ड के पास में ही एक सॉमिल। ये जो सॉमिल है, इस सॉमिल का मतलब होता है आरा मशीन। वो जगह जहां पर पेड़ काट कर पेड़ के जो बड़े बड़े गट्ठर होते हैं वो आते हैं और उनको छोटे छोटे पीसेज में काटा जाता है, वही सॉमिल होती है। हम इसको आरा मशीन बोलेंगे। तो आरा मशीन के पास में इन द ओपन फील्ड, खुले हुए मैदान में, बैक ऑफ द सॉमिल यानी आरा मशीन थी। आरा मशीन के पिछले हिस्से में एक खाली मैदान था। उसी खाली मैदान में क्या हो रहा था? द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। प्रशिया के जो सिपाही थे वो अपना ट्रेनिंग कर रहे थे, वो अपना अभ्यास कर रहे थे, वो एक्सरसाइजेस कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब ट्रेनिंग लेना, अभ्यास लेना। ड्रिलिंग मीन्स यहाँ पर एक साउंड से भी संबंधित है, आवाज से भी संबंधित है, क्योंकि जो सोल्जर्स होते हैं वो अपना जब अभ्यास करते हैं तो एक ड्रम की साउंड पर, जिस तरह से ड्रम की बीट्स चलती हैं, ठीक उसी तरह से उनकी ट्रेनिंग, उनकी एक्सरसाइज भी चलती है। तो ये जो शोर है ये उसको सुनाई पड़ रहा था। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। ये सब बहुत ज्यादा, इट वॉज ऑल मच मोर, ये सब अत्यधिक टेम्पटिंग था, लुभावना था, आकर्षक था, मतलब मुझे अपनी ओर खींच रहा था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल नामक जो चैप्टर था उसके जो रूल्स थे, वो रूल्स मुझे इतना अपनी ओर टेम्प्ट नहीं कर रहे थे, अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहे थे, अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, जितना कि मुझे ये सब कर रहे थे। कौन कौन सी चीजें उसको अट्रैक्ट कर रही थी अपनी ओर? सो वार्म, सो ब्राइट, ये जो एटमॉस्फियर था बाहर का वो उसको अट्रैक्ट कर रहा था। द बर्ड चर्पिंग ऑफ द वर्ड्स उसको अट्रैक्ट कर रही थी। और वहां सॉमिल के पीछे फील्ड में जो ट्रेनिंग चल रही थी, उनकी जो आवाजें थी वो भी उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। लेकिन जो चैप्टर उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए वो सोच रहा था कि मैं आज क्लास में न जाऊं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। लेकिन अब यहां उसने क्या कहा है? लेकिन मेरे अंदर इतनी शक्ति थी, इतनी सामर्थ्य थी कि मैं प्रतिरोध कर सकता था, विरोध कर सकता था अपने आप को ऐसी स्थितियों में जाने से। यानी कि मेरे अंदर इतना आत्मनियंत्रण था कि यद्यपि ये सारी चीजें मुझे बहुत ही लुभावनी लग रही थी, आकर्षक लग रही थी, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को रोक रहा था। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं वहां से जल्दी से मैं स्कूल की ओर चल पड़ा। When I passed the town hall, टाउन हॉल एक गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी फील्ड मीटिंग्स होती हैं उनको वहां अरेंज किया जाता है। तो यहाँ फ्रांस कह रहा है When I passed the town hall, टाउन हॉल एक बिल्डिंग जो है वो जा रहा था, टाउन हॉल बिल्डिंग पड़ी, और जैसे ही वो उसको पास कर रहा था, मतलब उस
उसके सामने से होकर गुजर रहा था, तभी क्या हुआ, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। वहीं पर एक बुलेटिन बोर्ड लगा था, यानी नोटिस बोर्ड लगा था, सूचना पट जिसको बोलते हैं, जिस पर सूचनाएं दर्शाई जाती हैं, जिस पर न्यूज को चिपकाया जाता है, न्यूज दिखाई जाती हैं। जो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था उस तो क्या कह रहा है फ्रांस, देयर वाज अ क्राउड, एक बहुत भीड़ थी, इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड जो नोटिस बोर्ड था उसके सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी लोगों की, फॉर द लास्ट 2 years। क्योंकि यहां फॉर का मतलब है चूंकि, क्योंकि बोल सकते हैं द लास्ट 2 years, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। हमारे लिए जितनी भी बैड न्यूज थी, बुरे समाचार थे, बुरी खबरें थी, वो सब वहीं से आ रही थी। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट का मतलब यहाँ रिक्रूटमेंट होता है, भर्ती होती है, ठीक है। द लॉस्ट बैटल्स, जो युद्ध हार रहे थे उनकी खबरें आ रही थी। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो ऑफिसर कमांड कर रहा था उस ऑफिसर के आदेश हमको मिल रहे थे। ये सब वहां से खबरें आ रही थी। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, मतलब मेरे दिमाग में फिर से एक विचार आया, विदाउट स्टॉपिंग, मैं चल ही रहा था, रुका नहीं मैं। वॉट कैन बी द मैटर नाउ, मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि क्या मामला आखिर हो सकता है, आखिर क्या बात है जिसकी वजह से आज बहुत भीड़ लगी है यहां पर। देन, तभी क्या हुआ, एज आई हरीड बाई, जैसे ही मैं जल्दी जाने की कोशिश कर रहा था, एज फास्ट एज, इसका मतलब होता है जितना ज्यादा हो सकता था उतनी तेजी से मैं जाने का प्रयास कर रहा था। तभी क्या हुआ, द ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार होता है। लोहार आप लोग जानते हैं क्या होता है। लोहार एक वो व्यक्ति होता है जो लोहे से चीजों को बनाता है, लोहे को पीट करके चीजों को बनाता है। वॉचर इसका नाम है। हु वॉज देयर, जो वहीं पर था, विद हिज अप्रेंटिस। यहाँ अप्रेंटिस का मतलब है ट्रेनिंग, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रेनिंग ले रहा हो, नौसिखिया भी बोल सकते हैं इसको, प्रशिक्षु भी बोल सकते हैं इसको। तो देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड, फिर उसके बाद जैसे ही मैंने तेजी से जाने का प्रयास किया, जितना ज्यादा मैं जा सकता था, तभी क्या हुआ, द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर, वॉचर नाम का लोहार जो वहीं पर था अपने अप्रेंटिस के साथ, ट्रेनिंग के साथ, अपने प्रशिक्षु के साथ, नोटिस बोर्ड पर लगे हुए जो समाचार थे, जो खबर थी, उनको पढ़ते हुए, कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे बुलाया और कहा, डोंट गो सो फास्ट बब। ये यहाँ जो बब है ये फ्रेंच लैंग्वेज में एक किसी भी व्यक्ति के लिए निकनेम होता है, प्यार भरा नाम होता है जो बोला जाता है। तो उसने बब बोला है वॉचर ने, क्या कहा, डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेजी से मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, यानी बहुत सारा समय अभी बचा है। मैं बड़ा परेशान, एक तो मैं लेट हो रहा था पहले से ही, और इधर ये वॉचर नामक जो लोहार है ये मुझे रोक रहा है, मुझे बुला रहा है और मुझसे कह रहा है कि मेरे पास बहुत समय है। अब फ्रेंच बड़ी असमंजस की स्थिति में पड़ गया। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि शायद ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि ये भी जानता है कि मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूं, लेकिन फिर भी कह रहा है कि मेरे पास बहुत समय है। एंड रीच्ड एम हैमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, हाफते हुए मैं मिस्टर हैमिल के छोटे से बगीचे में पहुंच गया था जो उन्होंने बनाया हुआ था। यूजुअली, प्रायः क्या होता था, when स्कूल बिगेन, जब स्कूल खुलता था, स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसिल। अ ग्रेट बसिल का मतलब है शोर शराबा, शोरगुल। तो फ्रेंच कह रहा है कि अक्सर करके क्या होता था, when स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसिल, तो बहुत शोर शराबा होता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट,
जिसको सुना जा सकता था। कहाँ पर? आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गली में ही उसको सुना जा सकता था, बाहर से। द ओपनिंग और शोर कैसा होता था? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, जो डेस्क होती थी उनकी खोलने की आवाजें आती थी, उनकी बंद होने की आवाजें आती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, ये यूनिसन का जो मतलब होता है, यूनिसन का मतलब मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब होता है एक साथ एक स्वर में किसी भी बात को बोलना। जिस तरह से छोटे बच्चे जो होते हैं, प्ले ग्रुप के बच्चे होते हैं या नर्सरी के बच्चे होते हैं, उन बच्चों को एक ही सेंटेंस को, या मान लो उनके लिए जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उन एक बच्चा खड़ा हो जाता है और वो बोलता है और सारी क्लास बोलती है, तो वो जो स्टाइल है बोलने का, वही यहाँ पर कहा जा रहा है। रिपीटेड इन यूनिसन, क्लास से सारे बच्चों की एक साथ जो बोलने की आवाज आती थी बार बार, वो अक्सर करके ये आवाजें भी आती थी। वेरी लाउड, बहुत तेज होती थी। विद आवर हैंड्स ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, अपने हाथों को अपने कानों पर रख करके हम ये सब बोलते थे। किस लिए? टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छी तरह से समझने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो हमारे टीचर थे, जो हमारे अध्यापक थे, उनका जो बड़ा रूलर था, एक बड़ा बैग था, वो टेबल पर टप टप की आवाज करता हुआ सुनाई पड़ता था, उसकी भी साउंड आती थी। बट नाउ, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फ्रांज ने बताया है कि जब स्कूल शुरू होता था, तो स्कूल शुरू होते समय हमको बहुत सारी आवाजें आती थी, जो कि गली से ही सुनाई पड़ जाती थी। आवाजें किसकी होती थी? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क जो होती हैं उनके बंद होने की और खुलने की आवाज आती थी। क्लास में बैठे हुए बच्चों के द्वारा किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड को एक साथ तेजी से बार बार रिपीट करने की आवाजें आती थी। वेरी लाउड, बहुत तेज आवाज होती थी। तो हम क्या करते थे? विद आवर हैंड्स, इन आवाजों से बचने के लिए अपने कानों पे हाथों को रख लिया करते थे, जिससे कि हमारी समझ में अच्छे से आए। तो ये सारी बातें यहाँ पे फ्रांज ने बताई हैं। बट नाउ, लेकिन अब क्या है? आज, यानी आज के दिन क्या है? इट वॉज ऑल सो स्टिल, सब कुछ बड़ा शांत है, बहुत ही शांत माहौल है, शांत वातावरण है, किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, मुझे आशा थी कि इस तरह के शोर शराबे में टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैं बिना किसी के नजरों में आए हुए ही अपनी मेज, अपनी टेबल, अपनी बेंच पे जाकर के बैठ जाऊंगा। ये मैं सोच रहा था, क्योंकि इस तरह का माहौल रहता था, शोरगुल रहता था। बट आज किसी तरह का शोरगुल नहीं है। बट ऑफ कोर्स, लेकिन ऑफ कोर्स मतलब वास्तव में होता है। दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन तो हर चीज इतनी शांत लग रही थी जितना कि संडे की सुबह, रविवार के दिन सुबह के समय जो शांत वातावरण होता है, ठीक ऐसा ही माहौल आज भी यहाँ क्लास के अंदर बना हुआ था। थ्रू द विंडो, खिड़की में से ही आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, कि वो सब अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, अपनी अपनी बेंच पर बैठे हुए हैं। एंड मिस्टर हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन, हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और मैंने देखा कि मिस्टर हैमिल जो मेरे टीचर हैं, वो वॉकिंग अप एंड डाउन, वो अप डाउन कर रहे हैं, वो टहल रहे हैं क्लास में, कभी आगे से पीछे, पीछे से आगे, कभी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। इस तरह से मतलब कहने का यह है कि टीचर क्लास में जिस तरह से बच्चों को पढ़ाते हुए टहलते हैं, ठीक वैसे ही ये यहाँ पे बता रहा है। और क्या है? विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और उनका भयानक, भयभीत कर देने वाला वो जो लोहे का बैत है, जो डंडा है, जो रूलर है,
वो उनके अंडर आर्म, हाथों के नीचे दबा हुआ है, यानी उन्होंने बगल में उसको लगा रखा है। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना था, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और सबके सामने पहुंचना था। यू कैन इमेजिन, आप ये इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड, कि मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यहाँ पे ये फ्रेंच कह रहा है कि इतना मैं तो लेट हो रहा था और ऐसी स्थिति में मुझे जाना था क्लास के अंदर, तो बड़ा मुझे शर्मिंदगी फील हो रही थी, अपने ऊपर मुझे शर्म आ रही थी। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे उस समय कितना डर लग रहा होगा, मैं उस समय कितना भयभीत हो रहा हूँगा। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन इस तरह की कोई घटना घटित नहीं हुई। मिस्टर हैमिल सॉ मी, मिस्टर हैमिल ने मेरी ओर देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े ही विनम्रता के साथ मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, जाओ अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही आज का चैप्टर शुरू करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं तेजी से गया और बेंच पे जाकर के बैठ गया, बेंच के पास में गया तेजी से, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपनी मेज के पास जाकर के बैठ गया। नॉट टिल देन, यानी अब तक भी, When I had got a little over my fright, जब मुझे अपने भय पर थोड़ा नियंत्रण महसूस हुआ, did I see, मैं क्या देखता हूँ, that our teacher had on his beautiful green coat, कि हमारे अध्यापक ने, हमारे टीचर ने एक बहुत ही अपना बहुत सुंदर खूबसूरत हरे रंग का कोट पहन रखा है। His frilled shirt, अपनी झालर वाली शर्ट उन्होंने पहन रखी है, and the little black silk कैप, और एक छोटा काले रंग का रेशम वाला कैप यानी टोपी भी लगा रखी है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है कढ़ाई की हुई, यानी उस टोपी पर कढ़ाई की हुई है। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और इस तरह के जो कपड़े हैं, ये जो कपड़े हैं, हरा कोट है, झालर वाला शर्ट है, और ब्लैक कैप है सिल्क वाला, एम्ब्रॉयडर्ड है, ये सब चीजें वो केवल और केवल कब पहनते थे, ऑन इंस्पेक्शन, यानी जब वो इंस्पेक्शन करते थे, निरीक्षण करते थे, केवल उस दिन पहनते थे, या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जिस दिन होते थे उस दिन वो उसको पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड टू सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, और इसके अलावा संपूर्ण स्कूल, सारा स्कूल बहुत ही अजीब गरीब लग रहा था, बहुत गंभीर लग रहा था। सोलेम का मतलब गंभीर लग रहा था, गंभीर होता है सोलेम मीन्स। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, लेकिन ये सब तो सब चीजें थी, ये तो खैर स्ट्रेंज लगी रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे आश्चर्यचकित किए जा रही थी बात, वो क्या बात थी, मैं क्या देख रहा हूँ, ऑन द बैक बेंचेस, कि क्लास के हिस्से में जो बेंचेस पड़ी हुई हैं, उन बेंचेस पे दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, गांव के जो लोग हैं वो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, जिस तरह से कि हम सभी क्लास के बच्चे शांत होकर के बैठते थे। ओल्ड हॉजर, वृद्ध हॉजर ये एक व्यक्ति का नाम है। विद हिज 3 कॉर्नर हैट, ये 3 कोने वाला एक टोप पहने हुए हैं। द फॉर्मर मेयर, पहले जो मेयर रह चुके हैं वो भी आए हुए हैं। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पहले पोस्ट मास्टर रह चुके हैं वो भी आए हुए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो हॉजर हैं और मेयर है, ये पोस्ट मास्टर, ये पहले काम करते थे, लेकिन अब क्या है, अब ये रिटायर हो चुके हैं और ये बहुत ओल्ड हो चुके हैं। तो इतनी वृद्धावस्था वाले जो व्यक्ति हैं वो भी क्लास में पीछे बेंचेस पे चुपचाप शांत होकर के बैठे हुए हैं। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, हर व्यक्ति दिखाई पड़ रहा था, दुखी था। एंड हॉजर
had brought an old primer. और हॉजर जो ओल्ड व्यक्ति था वो अपने साथ ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी किताब लेके आए। प्राइमरी का मतलब छोटे बच्चों के लिए जो किताब होती है वो किताब लेकर के आए। थम्ड एट द एजेस, और कोने पर ये किताब फटी हुई थी। एंड ही हैड इट ओपन ऑन हिज नीज, और इन्होंने इस किताब को खोल करके अपने घुटनों पर रख लिया था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, बड़े ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, इस किताब को उन्होंने खोल करके अपने घुटनों पर रख लिया था। विद हिज, और इस किताब पर ही उनका, इस किताब के जो बड़े बड़े पेजेस थे उन पेजेस पर अपना जो चश्मा था, ग्रेट स्पेक्टिकल्स, बड़े बड़े लेंस वाला जो चश्मा था वो इस बुक पर रखा हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इस चैप्टर को आगे फिर कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।